हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पीएस एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी 2021-22 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इसका सिलेबस क्या होने वाला है नया और इसकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी की सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसका मेंस का एग्ज़ाम होता है उसका एक प्रॉपर सिलेबस है जो आपके सामने है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या है कि आपको बहुत ही वास्ट पढ़ना पड़ता है, पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ना पड़ता है। बट आरबीआई ग्रेड बी में जो मेंस का एग्ज़ाम है, एक सिलेबस आपको दिया हुआ है, उसी को डीप में आपको पढ़ना है, उन चीज़ों को कवर करना है। और प्लस इन्होंने 21-22 के लिए एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए हैं, तो वो सारे चेंजेस आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी प्रिपरेशन जो है करनी पड़ेगी। और जो पुराने लोग हैं जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, तो उन्हें भी नया पैटर्न पता होना चाहिए ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अब अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा चेंजेस कर सकें। तो आइए सारी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फ़ेज़ 1 अपना होता है उसके पैटर्न को समझेंगे। देखिए, फ़ेज़ 1 जो होता है उसका पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ेज़ 1 निकलेगा तभी आप फ़ेज़ 2 पे पहुंच पाएंगे। तो फ़ेज़ 1 के लिए देखिए आपके 4 सेक्शन इसमें आते हैं। सबसे पहला है रीजनिंग, जो कि आपके 60 क्वेश्चन इसमें आते हैं और ये 60 मार्क्स के ही होते हैं। इस बार इन्होंने इसमें इंडिविजुअली टाइम अलॉट कर दिया है। पहले क्या होता था, जो 2 आवर्स होते थे वो कंपोजिट होते थे, आपको ओवरऑल पेपर इसमें देना होता था। लेकिन अब आपको टाइम अलॉट कर दिया गया है इंडिविजुअली सब्जेक्ट के लिए। तो रीजनिंग के लिए आपको इसमें 45 मार्क्स टाइम मिलेगा। इसी में आपको पूरा रीजनिंग का पेपर सॉल्व करना है। और इस बार 2021 का जो एग्ज़ाम आया था इसमें पज़ल ही पज़ल बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए रीजनिंग में पज़ल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। डेली बेसिस पे पज़ल को ज़रूर रखिएगा, ठीक है। जो आप डेली प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक पज़ल आप डेली ज़रूर बनाइए, इससे रीजनिंग में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंडली जो रहेगा जनरल अवेयरनेस का, जो कि 80 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 80 मार्क्स के ये रहेंगे। इसमें आपको केवल और केवल 25 मिनट्स दिए जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा कम पड़ जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम वन लाइनर छोटे से नहीं होते हैं, काफ़ी डीपली पूछा जाता है, चीज़ों को बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद भी 80 क्वेश्चंस रीड कर पाना इतने कम टाइम में बहुत वहाँ एग्ज़ाम में मुश्किल हो जाता है। इसलिए चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ताकि जैसे ही आप पढ़ें तुरंत में आपके जो है आपको क्लिक हो जाए। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा सोचने का, आप ये मान लीजिए। इसीलिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़िएगा। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं तो अपना डेली का तो करंट अफेयर कंप्लीट आपको करना ही है। और जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंस की न्यूज़ होती है उसको डिटेल में अलग से गूगल करके पढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में ये जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, ठीक है। थर्ड जो है इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, उसमें 25 मिनट्स आपको मिलेगा। तो ये सफिशियंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि टफ़ आता है, ईजी आता है, लेकिन 25 मिनट बहुत है कि आप इसमें अपने कट ऑफ के लायक अटैम्प्ट कर सकें। तो ये सफिशिएंट रहेगा, ये टाइम आपको इतना कम नहीं पड़ेगा। और फिर लास्ट रहेगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, और इसमें अगेन आपको 25 मिनट्स मिलेंगे। इस बार का जो पेपर था 2021 का, अभी प्री का, उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ लेवल का आया था। आप ये मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन बनाना भी लोगों को बहुत मुश्किल पड़ रहा था इसमें से, क्योंकि जो अदर चीज़ें होती हैं वो कुछ भी उसमें नहीं आई थी। जैसे नंबर सीरीज़ होती है, सिंप्लीफिकेशन होता है, एक सिर्फ डीआई आया था 5 मार्क्स का। उसके अलावा बाकी जो सारे क्वेश्चन थे वो अर्थमेटिक के बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन थे, बहुत टफ, जो ईजिली लोग नहीं बना पा रहे थे इसमें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का आया था, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार ईजी भी आता है। तो हमें ऐसे प्रिपरेशन करके चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें। इसलिए इसके लिए स्पीड बनाए रखिएगा। मैथ्स के कुछ भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, डेली बेसिस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। आई होप प्री का पैटर्न तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, ये जो करंट अफेयर है ये आपको डेली बेसिस पे तो पढ़ना ही है, और इसका डेप्थ नॉलेज आपको लेना है, क्योंकि यही केवल ऐसी चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगी। क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन आप ले ही लेंगे, इसमें से भी ले लेंगे, इसमें से भी ले लेंगे, लेकिन अगर ये आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ये मान लीजिए एग्ज़ाम आपके हाथ में है। क्योंकि अगर हम बात करें 2021 की, 2021 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपने चेक किया हो तो उसका कट ऑफ जो गया है ओवरऑल 66.75 ओनली। अब आप ये देखिए कि जो ओवरऑल कट ऑफ जा रहा है वो 66.75
जबकि 80 मार्क्स का अकेला करंट अफेयर है, जनरल अवेयरनेस, यानी कि ये जिसका अच्छा स्ट्रांग होगा वो अकेला इसके बेस पर एग्ज़ाम निकाल सकता है, और बाकी में केवल सेक्शनल कट ऑफ जो होता है अगर वो क्लियर कर ले तो ये आपका, अगर आप आरबीआई ग्रेड भी चाहते हैं तो सिर्फ करंट अफेयर में आपको अपनी कमांड बनानी पड़ेगी। और उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बैंकिंग सोच के पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि करंट अफेयर में कमांड बन पाए। आपको यूपीएससी सोच के चलना है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तब आप आरबीआई ग्रेड भी निकाल पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वो नहीं स्टार्ट करनी है, लेकिन वैसा माइंडसेट करना है। यूपीएससी में क्या होता है कि कुछ भी पूछ लिया जाता है, इसलिए जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसे बिल्कुल डीपली कवर किया जाता है, उसको अंदर तक क्या क्या उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरी तरह से उसे कवर किया जाता है। तो यही हमें करना है, पहले हमें अपना सिलेबस समझना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर उसको एकदम डेप्थ में आपको पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल में दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिपोर्ट इशू करते हैं, रैंकिंग इशू करते हैं। जैसे हम बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक एक फोरम होता है, वो HDI इशू करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अभी क्या होता है, अगर हमें SBI क्लर्क PO की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये पढ़ लेते हैं इंडिया की कौन सी रैंक है, जो भी इंडिया की रैंक है और प्लस ये कौन इशू करता है, ये दो चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। लेकिन इससे आरबीआई को कोई मतलब नहीं है। वो क्या करेगा, ये अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है। इसमें क्या क्या होता है कि एक्चुअली कुछ डायमेंशंस होते हैं जिसकी बेसिस पे रैंकिंग फिक्स की जाती है। इसके अंदर 4 डायमेंशंस आते हैं, उनकी भी अलग अलग रैंकिंग होती है, लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें अंदर की होती हैं। तो उनके बेस पर फिर रैंकिंग डिसाइड होती है, तो हमें उनको बिल्कुल डीपली अंदर तक समझना है। आप उसको समझेंगे और इंडिविजुअली रैंकिंग भी देखेंगे कि एजुकेशन में कितनी रैंकिंग रही है इनकी, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है उसमें कितनी रही है। तो इन सबको मिलाकर फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है। तो आपको ऐसे उसे पढ़ना है बिल्कुल डीप में जाके, तब जाके आप जो है जनरल अवेयरनेस कवर कर पाएंगे आरबीआई ग्रेड बी का। और आप सिंपली अगर बस पढ़ लेंगे कि हाँ ये रिपोर्ट किसने इशू की और इंडिया की क्या रैंक है और फर्स्ट कौन है टॉप में, तो बस आरबीआई फिर कभी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आरबीआई से सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है। ये मैंने केवल एक एग्जाम्पल आपको दिया है, ताकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके डेप्थ में जाएँ, उसको बिल्कुल डीपली आप पढ़ें। और इसके लिए मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी ये जो इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं जो आते हैं, क्योंकि जैसा एक्सपीरियंस हमारा रहा, एग्ज़ाम भी अभी 2021 का अटैम्प्ट किया, उसके बेस पे क्या क्या टॉपिक हैं जो बहुत डीपली पूछा जाता है। जैसे एक तो ये रिपोर्ट्स होते हैं, इंडाइसेस होते हैं, इनको बहुत डीपली पूछा जाता है। जो गवर्नमेंट स्कीम होती है उसको बहुत डीपली पूछा जाता है। जैसे उजाला एक स्कीम है, तो इसका टारगेट क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत डीप लेवल पे हम कवर करेंगे। जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा डेली करंट अफेयर में से, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डीप वीडियोस हम बनाएंगे, ताकि उस टॉपिक को आपको डिटेल में समझाया जा सके। जैसे कि यूपीएससी में सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। यूपीएससी का सिलेबस तो देखिए अनलिमिटेड होता है और इतनी चीज़ें तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, हम जो आरबीआई ग्रेड बी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें ही यूपीएससी की तरह पढ़ेंगे, जो हमें ये जनरल अवेयरनेस को कवर करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस ना केवल आपको प्री में हेल्प करेगा, बल्कि फ़ेज़ 2 में ईएसआई का पेपर होता है, उसमें भी करंट अफेयर का रोल रहने वाला है। इंटरव्यू में भी आपके करंट अफेयर का रोल रहने वाला है। इसके अलावा जो इंग्लिश राइटिंग आप लिखेंगे इंग्लिश के पेपर में, उसमें भी करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इसे हमें डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना है। चलिए एक छोटा सा हम पहले वो भी देख लेते हैं कि कट ऑफ अभी तक क्या रहा है, उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पढ़ना किस तरीके से है या कट ऑफ कैसा जाता है, तो उससे भी हमें चीज़ें क्लियर होती हैं। ये देखिए कट ऑफ है लास्ट 5 ईयर का हमने यहाँ पर लिया है। लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 2015 से लेके 2019 तक का ये करंट अफेयर कवर किया है। 2015 में जो कट ऑफ गया था केवल 88.5 मार्क्स गया था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 78.5 और एसटी एससी के लिए 74.5। वहीं जाके ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, 16 में 98.5 रहा जनरल के लिए, 17 में जाके कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ आया था। 2018 में ये 105 और 2019 में ये 122 रहा जनरल के लिए, 115 ओबीसी के लिए और 108 एसटी एससी वालों के लिए।
तो ये जो 2019 का 122 का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, उससे क्या हुआ कि 2020 में तो देखिए कोरोना के कारण एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, वो डिले होते होते अभी 2021 में जो मार्च के महीने में प्री का एग्ज़ाम हुआ है। लोगों का सोचना यही था कि अगर कट ऑफ लास्ट ईयर का कट ऑफ ही लोगों को ज़्यादा याद रहता, उसके अकॉर्डिंग जनरली क्या हुआ कि 122 अगर कट ऑफ गया है तो अगेन सबका अंदाज़ा यही था कि 100 तो मिनिमम फिर भी जाएगा ही जाएगा। उसके अकॉर्डिंग सबकी ये जो रहती है मेंटालिटी कि हाँ अटैम्प्ट करना है, कम से कम 140 150 इतने अटैम्प्ट करेंगे तब जाके कुछ हो पाएगा। एग्ज़ाम जब 2021 का अटैम्प्ट करने गए लोग, उसमें क्या हुआ कि 2021 का जो पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का था। अब उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी लोगों ने कोशिश करी तो 80-90 अटैम्प्ट कर पा रहे थे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये रहा कि इतने कम अटैम्प्ट करेंगे तो कट ऑफ कैसे क्लियर कर पाएंगे। उसके हिसाब से फिर कुछ लोगों ने, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी अटैम्प्ट किए होंगे जो सिर्फ तुक्का बेस पे किए होंगे, ताकि अटैम्प्ट एटलीस्ट बढ़े, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जब अटैम्प्ट बढ़ेगा तभी तो मार्क्स की जो है उम्मीद रहेगी, संभावना रहेगी। ऐसे में उन्होंने बहुत मात खाई, क्योंकि जो 2021 का कट ऑफ गया वो आप ये मान लीजिए कि 66.75 गया है। हम 2021 का क्या कट ऑफ गया उसे हम अलग से देखेंगे। चलिए ये देखिए 2021 का जो कट ऑफ की पूरी शीट है, ये जो मार्कशीट रिलीज़ हुई थी उसमें से मैं बता रही हूँ। अपना जो मैक्सिमम मार्क्स है जनरल अवेयरनेस के 80, उसमें से 16 कट ऑफ गया है जनरल वालों का। ओबीसी का अपना 12 गया है, एससी का 10 और एसटी का भी 10। ठीक है, रीजनिंग का कट ऑफ देखा जाए तो हम ये हाईएस्ट वाले कट ऑफ लेके चलते हैं 12, इंग्लिश लैंग्वेज का 6, क्वांटिटेटिव का भी 6, और जो ओवरऑल कट ऑफ गया है वो गया है 66.75। यानी कि अगर आप वहाँ देखें 2019 का 122 और अब 2021 का ओनली 66, तो आप ये देखिए कि सीधा सीधा हाफ है, ये सीधा सीधा हाफ हो गया है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि इस बार 122 था 19 में तो इस बार 66 हो गया है, अगली बार कैसा रहेगा। ये टोटली डिपेंड करता है लेवल पे कि एग्ज़ाम किस लेवल का आ रहा है। इसीलिए आप मार्क्स और कट ऑफ भूल जाइए, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे वही आपको केवल काम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज बढ़ाना है, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आपको नॉलेज ही काम आएगा। ठीक है, तो ये रही कट ऑफ की बात। अब फ़ेज़ 2 का क्या रहता है वो हम देखेंगे। फ़ेज़ 2 का जो सिलेबस रहता है, जो पैटर्न रहता है वो क्या होता है, ये हमने समझ ली सारी प्री की चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे कंक्लूज़न ये निकल कर आया कि करंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, जनरल अवेयरनेस को जितना ज़्यादा हो सके कवर करना है। अब हम देखेंगे फ़ेज़ 2 को। तो ये देखिए फ़ेज़ 2 को हम देखते हैं एक ओवरव्यू। तो फ़ेज़ 2 का ये जनरल का सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पर 3 पेपर आपके होने हैं। पहला है ईएसआई, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, सेकंड आपका होना है इंग्लिश और थर्ड आपका होना है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक वाले में लोग कंफ्यूज होते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है हमें, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ पढ़ना है। यानी कि करंट में जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारी इकोनॉमिक को, हमारी कंट्री को इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमें पढ़ना है। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन मतलब कितना नुकसान हो रहा है सभी को, ग्रोथ में भी दिक्कत आ रही है, जीडीपी माइनस में जा रही है। तो ये सारे सोशल इश्यूज़ हैं अभी जो करंट में चल रहे हैं, तो इनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जानना है। यही चीज़ पेपर में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब जो ईएसआई का पेपर है होगा कैसे, 50%, ये जो नया पैटर्न अभी 2021-22 का रहेगा। पहले देखिए 100% ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन अब इसे 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया है। जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके लिए आपके पास 30 मिनट रहेगा, और ये जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा उसके लिए आपके पास 90 मिनट रहेगा। ऐसे टोटल करके आपके पास 120 मिनट्स रहेंगे। ये भी 50 मार्क्स का रहेगा ऑब्जेक्टिव, और डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके रहेंगे 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल ऐसे करके 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। सेकेंड जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा इंग्लिश का, जिसमें 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, और ये भी अगेन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें ऐसे आएगा, आपका राइटिंग स्किल्स चेक की जाती है, ग्रामर वगैरह कैसी है आपकी, ये सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है। थर्ड जो पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें 50 मार्क्स का फाइनेंस समझ लीजिए और 15 मैनेजमेंट समझ लीजिए। ठीक है,
ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 50% और 50% अगेन डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना, आपको टाइप करना है, पेन पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है। 30 मिनट रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के लिए और 90 मिनट आपके रहेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। ऐसे करके अगेन ये 50-50 मार्क्स का हो जाता है और टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। तो इस तरीके से ये मेंस का आपका पैटर्न रहेगा। ये पैटर्न अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तक जो हो रहा था केवल ऑब्जेक्टिव पेपर इसमें हो रहे थे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आपने देखी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए कुछ चीज़ें यहाँ मेंशन ही कर रहे हैं आपके लिए। फॉर बोथ पेपर 1 एंड 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 30 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 50 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इनमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 6 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑन विच देयर विल बी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट। आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 2 तो 15 मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं आपको और 2 आपको 10 मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पैटर्न आपका रहेगा। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे आपको समझाई है। All question paper in both the phase except English will be bilingual in हिंदी और इंग्लिश, दोनों ही भाषा में आपको वहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। अब इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ भी हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि फ़ेज़ 2 में जो तीनों पेपर हैं इन्हें मिलाकर आपका जो है डिसाइड किया जाएगा आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब जो इंटरव्यू होगा ना वो 75 मार्क्स का होगा, पहले ये 50 मार्क्स का हुआ करता था। तो आप अगेन यहाँ समझिए कि करंट अफेयर का ही रोल बहुत बड़ा रहने वाला है, क्योंकि क्या पूछा जाता है जो इंटरव्यू होता है उसमें करंट अफेयर्स, क्या करंट में चल रहा है, आपको कितना नॉलेज है, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, इन सब के अलावा जो रोल रहता है पूरा करंट अफेयर का ही होता है। तो करंट अफेयर ना केवल प्री में, मेंस में, बल्कि इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। अब आप एक सिलेबस अगर देखें जो ESI का रहेगा, देखिए ESI के सिलेबस को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। अगर आप इसे देखें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। इन्हें आप एक काम करिएगा, पेन पेपर लेके कॉपी में इनको ऐसे टॉपिक वाइज लिखिएगा। जैसे पहला हो गया मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो आपको क्या होगा, टॉपिक आपको अलग से दिखाई देंगे, जैसे ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। फिर तो सिलेबस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी ऐसा लग रहा है एक पैराग्राफ बना दिया, पैराग्राफ में टॉपिक्स उतने अच्छे से नहीं लगते हैं जैसे कि आप अगर इन्हें सीक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टॉपिक हो गया, सेकंड टॉपिक आपको पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, फिर थर्ड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। ऐसे करके आप एक के नीचे एक लिखिएगा। मैं भी प्रोवाइड करवाऊँगी आपको प्रॉपर सिलेबस, किस तरीके से आपको देखना है ताकि आपको ईजी लगे, ठीक है। ये तो रहेगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इसके लिए इन्होंने आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट की हैं। ये एक्चुअली पुरानी ही चली आ रही हैं बुक्स, मुझे नहीं लगता कि उतना हेल्प हमें करने वाली हैं जितना अगर आप करंट यूट्यूब से पढ़िए, वीडियोस से पढ़िए और सर्च कीजिए गूगल पे जो साइट्स हैं, क्योंकि बुक्स में तो वही चीज़ें हैं और आजकल बहुत एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी। बाकी रिपोर्ट्स वगैरह आप ध्यान रखिएगा। देखिए इन्होंने क्या क्या बोला है आपको पढ़ते रहने के लिए। बुक्स तो जो हैं बुक्स हम छोड़ देते हैं, पर्टिकुलर जो बुक्स इन्होंने लिखा है वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर को ज़रूर कवर करिएगा जिसमें मिंट और बिजनेस लाइन उन्होंने बोला है। मैगजीन्स आप पढ़ते रहिएगा, RBI बुलेटिन वगैरह की रिपोर्ट्स आप देखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, RBI की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है, ये IMF वगैरह क्या कहता है और RBI की वेबसाइट क्या कहती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखते चलना है। उसके अलावा फिर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो केवल देखो राइटिंग स्किल होनी है, तो अलग से आपको कोई ऐसा सिलेबस नहीं है आपका, बस आप इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिएगा, इससे आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। फिर फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस में आप देखिए रेगुलेशंस हैं, नाबार्ड से भी इन चीज़ों के बारे में ही नॉर्मली बोला जा रहा है, मनी, बॉन्ड, इक्विटी। इसको आप अगेन ऐसे मतलब सीक्वेंस में लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये क्लियर होगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की ये रहने वाली है कि यदि आप बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, यदि आप बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप JAIIB और CAIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो फाइनेंस का सिलेबस है काफ़ी सिमिलर होता है JIB CIB के सिलेबस से।
तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इसकी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो अगर आप जीआईबी सीआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप को ये चीज़ें बहुत हेल्प करने वाली हैं। सिलेबस को ऐसे ही आप ब्रॉडली कर लीजिएगा, ठीक। इसका सिलेबस और आरबीआई ग्रेड बी का मेंस का सिलेबस लगभग काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो आपकी यहाँ ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। मैनेजमेंट और फाइनेंस के लिए भी यहाँ पे कुछ बुक्स का सजेशन इन्होंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ये बुक्स ले सकते हैं या फिर ना भी ले, क्योंकि बुक्स में उतना चीज़ें नहीं है यहाँ पे इतनी इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली आप करंट डेटा के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, जो है अपना यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लीजिए, इस तरह की साइट में देखिए जो करंट अभी डेटा अवेलेबल करा रही हैं आप उसमें से कीजिए, ठीक है। मैनेजमेंट का भी आपका देखिए, मैनेजमेंट की थ्योरी यहाँ बहुत ही आसान है, जिन्होंने पहले पढ़ी है उन्हीं को कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवाइज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करने वाली है, लीडरशिप वगैरह हुआ और यही चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। तो इसके सिलेबस को आप ऐसे ही देख लीजिएगा, एक के नीचे एक रख के इन चीज़ों को, तो यहाँ पर सिलेबस समझना आपके लिए फिर बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने एक नई चीज़ को ऐड किया है मैनेजमेंट में, एथिक्स को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। कुछ बुक्स का सजेशन जो दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको लेना है या नहीं लेना है। ये जो अभी हमने ऊपर देखा वो था जनरल वाले, अगर जनरल में अप्लाई करते हैं तो। अब अगर आप सेकंड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जो DEPR है, उसके लिए क्या है, इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस हैं पेपर के पैटर्न में। अगर आप सेकंड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स, सेकंड आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स, जो कि आपको क्वेश्चंस दिखेंगे कंप्यूटर में और आपको पेन पेपर की मदद से पेजेस में लिखना है, ठीक है। और आपका थर्ड फिर रहेगा इंग्लिश राइटिंग। तो ये सिर्फ इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा यदि आप सेकंड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा इसमें रहेगा जो थर्ड वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ क्या रहेगा उसमें भी। ये देखिए, थर्ड वाली पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं DSIM, तो इसमें जो पेपर रहेगा आपका, इसमें क्या रहेगा कि स्टैटिस्टिक्स रहेगा मेनली ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में यही स्टैटिक्स आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखना है और पेन पेपर में, और थर्ड आपका वही रहेगा इंग्लिश राइटिंग से। तो इस तरीके से ये आपको बस देखना है, इतना अंतर आपका आएगा। बाकी अगर जनरल कैटेगरी में भरते हैं तो वही चीज़ें रहेंगी, और सिलेबस ये इसके लिए भी दिया हुआ है यदि आप वो पढ़ते हैं अगर, ठीक है। अगर आप अलग से देते हैं स्टैटिस्टिक्स वगैरह का, तो ये सिलेबस आपको इस तरीके से यहाँ पर कवर करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपको क्या करना है। आरबीआई ग्रेड बी की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021-22 के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है वो करना है जीए पे, करंट अफेयर पे। केवल ये अकेला आपको आरबीआई ग्रेड बी निकलवाने में हेल्प कर सकता है। अगर आप जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स को इस तरीके से कवर करने की जो यूपीएससी लेवल पे कवर किए जाते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।